यस, तो मॉडल्स में हमने बेसिकली ये रिप्रेजेंट किया है, सॉरी, कि यही रिप्रेजेंट किया है कि किस तरीके से हम अपने डेटा को मॉडल्स में यानी कि डेटाबेस में स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग किस तरीके से हम अपने डेटाबेसेस को स्टोर करें ताकि हमारी जो प्रोसेसिंग है, ताकि हमारा जो एग्जीक्यूशन प्रोसेस है दैट विल इम्प्रूव्ड, राइट। तो फर्स्ट ओल्डेस्ट फॉर्म वाज हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल, जिसमें हमने ट्री लाइक पैटर्न में अपने हर एलिमेंट्स को स्टोर किया था। ठीक है, उसका पूरा स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया, उसकी लिमिटेशंस डिस्कस करी। देन वी हैव डिस्कस्ड इन लास्ट क्लास वाज नेटवर्क मॉडल, नेटवर्क डेटाबेस मॉडल कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, राइट। नेटवर्क मॉडल में जो एक लूप होल था हमारे हायरार्किकल का, कि आपका जो भी हायरार्किकल मॉडल्स में एक सिंगल पेरेंट आपका एसोसिएट किया गया था मल्टीपल चाइल्ड्स के लिए, राइट। एक सिंगल पेरेंट एसोसिएट किया था मल्टीपल चाइल्ड्स के लिए, लेकिन एक चाइल्ड के मल्टीपल पेरेंट्स पॉसिबल नहीं थे। इट इज ऑफ वन टू वन रिलेशनशिप या वन टू मेनी रिलेशनशिप। ठीक है, हमने बोला कि हमने इस लिमिटेशन को ओवरकम कर लिया इन नेक्स्ट मॉडल विच इज नेटवर्क मॉडल। यहाँ पे एक पर्टिकुलर चाइल्ड के मल्टीपल पेरेंट्स हो सकते हैं। दिस इज द टाइप ऑफ हाइब्रिड टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, और यहाँ पे जब एक चाइल्ड के मल्टीपल पेरेंट्स होते हैं उस टाइप को हम बोलते हैं मल्टीपल या मल्टी लेवल। नो, इट्स मल्टीपल। मल्टी लेवल मतलब अलग अलग लेवल्स होते हैं, मल्टीपल यानी कि सिंपल उसके दो पेरेंट्स होते हैं, राइट। फिर इसकी लिमिटेशंस हमने देखी थी, स्ट्रक्चरल इंडिपेंडेंस नहीं है अभी भी, क्योंकि कोई भी नोड किसी दूसरी नोड पे अपने एग्जिस्टेंस के लिए डिपेंड करती है। उसका एक पेरेंट होना होगा ही होगा, उसका फिर फर्दर पेरेंट होगा ही होगा। तो हम देख रहे हैं कि अभी भी हमारे सिस्टम के अंदर स्ट्रक्चरल डिपेंडेंस तो नहीं आई है। ठीक है, सॉरी, स्ट्रक्चरल इंडिपेंडेंस तो नहीं आई है। ऑल ईच एंड एवरी नोड इज डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इज, अब हमने देखा, हमने हायरार्किकल पढ़ लिया, हमने देख लिया कि नेटवर्क कैसे होता है। नाउ अब अपन थर्ड मॉडल पर आते हैं विच इज रिलेशनल मॉडल। यस, थर्ड मॉडल में हमारा रिलेशनल मॉडल, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इट इज वाइडली यूज्ड मॉडल। हर एक जगह पे, बहुत हर एक कंपनीज में हम इस रिलेशनल मॉडल, कहीं पे भी डेटाबेस स्टोर किया गया है हम रिलेशनल मॉडल्स को जरूर यूज करते हैं। अब आया है फोर्थ लेवल विच इज ऑब्जेक्ट मॉडलिंग। पहले हम रिलेशनल मॉडल्स को ही यूज में लेते थे, अभी भी रिलेशनल ही ज्यादा यूज में है। ठीक है, is the most widely used because it is one of the easiest. This model is normalizing data in rows and columns of the tables. जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हम अपने डेटा को नॉर्मलाइज करने वाले हैं इनटू रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, डेटा को किस तरीके से नॉर्मलाइज करेंगे, इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। हम पूरा एक प्रॉपर टेबल क्रिएट करेंगे और उसमें हर डेटा को बाइफिकेट करेंगे इनटू डिफरेंट डिफरेंट पार्ट, सो दैट हम अपने टेबल्स की जो भी इंक्वायरी करनी है, जो भी डेटा एक्सेस करना है, वो बड़ी आसानी से हम कर पाए। ठीक है, relational models stored in fixed structures and same data tables can be viewed in different ways. जो भी हम relational model स्टोर कर रहे हैं वो एक फिक्स पैटर्न स्कीमा, जो हमने डिस्कस किया था, एक स्ट्रक्चर, एक फिक्स स्ट्रक्चर में स्टोर होगा। सेम डेटा टेबल्स कैन बी व्यूड इन डिफरेंट वेज। वो एक टेबल जिसमें आपने अपना डेटा स्टोर कर रखा है, मान लीजिए मैंने एक टेबल क्रिएट करी हुई है और उस टेबल में मैंने अपनी पूरी बीसीएस थर्ड ईयर का डेटा स्टोर करा हुआ है। अब वो टेबल स्ट्रक्चर जो है, पहली बात वो फिक्स्ड है, उसमें हमने नंबर ऑफ कॉलम्स बता दी कि इसमें 4 पैरामीटर्स हैं, नेम, रोल नंबर, फादर्स नेम एंड फोन नंबर। ये 4 पैरामीटर्स हमको स्टोर करके रखने, तो ये 4 पैरामीटर्स तो हम स्टोर करके रखेंगे। अदरवाइज हम बोल रहे हैं कि सेम डेटा टेबल्स कैन बी व्यूड इन डिफरेंट वेज, यानी कि एक टेबल में जिसमें हमने अलग अलग डेटा स्टोर किया हुआ है, दैट कैन बी व्यूड एंड एक्सेस्ड इन डिफरेंट वेज, यानी कि एक यूजर किसी तरह से उसको यूज में लेगा, अलग पैटर्न में हम ट्रैक एक्सेस कर सकते हैं।
ठीक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ रिलेशनल डीबीएमएस, इट्स नाउ इनेबल फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रक्चरल इंडिपेंडेंसी हम इनेबल कर रहे हैं। हाँ बेटा ठीक है, यस। सबसे पहली चीज हम यहाँ पे स्ट्रक्चरल इंडिपेंडेंसी इनेबल कर रहे हैं, जो प्रीवियस 2 मॉडल्स में हमारे पास नहीं थी। क्या थी स्ट्रक्चरल इंडिपेंडेंसी? बेसिकली हम बोल रहे थे कि जो भी हमारा डेटा है वो उसको एक्सेस करने के लिए हमें अलग अलग पैरामीटर्स पे डिपेंड होना पड़ रहा था। यानी कि अगर आपको रूट लेवल या लीफ लेवल के डेटा को एक्सेस करना है तो आप उस लीफ लेवल के डेटा को एक्सेस करने के लिए उसके अबव वर्जन और फिर देन उसके अबव वर्जन रूट वर्जन पे डिपेंड हो रहे हैं कि हमको पहले उसके पूरे एक पाथ को जज करना है, फिर हमको उसके पाथ के बाद उसको एक्सेस करवाना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अब ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे हम सिंपल एक प्रॉपर टेबल क्रिएट करने वाले हैं, रोज एंड कॉलम्स के बेसिस पर हम टेबल क्रिएट करेंगे और डेटा को अपने आप इंडिविजुअली एक्सेस कर सकते हैं। लेट सपोज आई वांट टू एक्सेस 3rd रो या फिर आई वांट टू एक्सेस 4th कॉलम, so I can access that particular thing without any further access to any unwanted element। ठीक है, मैं किसी भी स्ट्रक्चर्ड एलिमेंट को आराम से उसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग एक्सेस करवा सकती हूँ या वे स्टोर भी हम कर सकते हैं। ठीक है, अब मुझे किसी एक पाथ पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, उसके चाइल्ड पे डिपेंड या उसके पेरेंट पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। एंड एडहॉक क्वेरी विद द हेल्प ऑफ एसक्यूएल। एसक्यूएल सबने सुना ही होगा, रिलेशनल मॉडल का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज विच इज यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग एनी सॉर्ट ऑफ क्वेरी विद डेटाबेसेस। आप नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे भी, आप ओरेकल पढ़ेंगे तब आपको पूरा अच्छे से पता चल जाएगा कि क्या करती है ये क्वेरी लैंग्वेज, किस तरीके से डेटाबेस के साथ में इंटरैक्ट करवा सकते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्ड इंडिपेंडेंसी मिल रही है। एडहॉक क्वेरी, एडहॉक क्वेरी मतलब हमारी एडहॉक मतलब सिंपली कि आपकी सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको जो रिक्वायरमेंट चाहिए उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम क्वेरी क्रिएट कर सकते हैं और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, हमको सिंपल कुछ ये नहीं करना होगा कि हमें उस पूरे प्रोसेस को फॉलो अप करना पड़े या फिर हमको वेट करना पड़े, हमको उसके एक्सेस का वेट करना पड़े कि कब इसका रूट एलिमेंट मिले, कब हम एक्सेस करें एंड सो ऑन। हम सिंपली उस पूरे के पूरे प्रोसेस को किसी भी टाइम पे एडहॉक तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, एक सेकेंड स्टूडेंट्स, चलिए ठीक है ट्राई करते हैं इसी में। यस, तो रिलेशनल मॉडल एडहॉक क्वेरी कुछ इस तरीके से होती है हमारी टेबल्स। अब तो हमने इसको पूरा डिटेल में पढ़ा हुआ है, तो देयर इज नो ऑप्शन कि आपको इसको समझना है वापस से। हमने इसको पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ा है कि किस तरीके से आपकी अलग अलग टेबल्स बनती हैं। ठीक है अनिधि, अब सही हो गया आई थिंक। हाँ जी, अलग अलग टेबल्स मिलती हैं, बनती है, जैसे स्टूडेंट हो गया, सब्जेक्ट हो गया, अलग अलग टेबल्स में हमने, जैसे मान लीजिए ये एक टेबल है, यहाँ पे इस पर्टिकुलर टेबल में आपको में दिखेगा कि एक स्टूडेंट और उसके 3 हमने कॉलम्स में डिटेलिंग इंसर्ट कर रखी है, राइट। इसी तरीके से दूसरे टेबल में हमने उसके सब्जेक्ट इंसर्ट कर रखे हैं, सब्जेक्ट्स के नेम इंसर्ट कर रखे हैं और कौन कौन से टीचर्स एसोसिएटेड हैं ये इंसर्ट कर रखा है। इन दोनों को अगर हम मर्ज करें तो हमारे सब्जेक्ट आईडी स्टूडेंट आईडी के साथ में हमने मार्क्स इंसर्ट कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पे रिलेशनल अलजेब्रा में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं वो होती है हमारी कीज। ठीक है, इफ यू ऑल नोज कीज का कंसेप्ट हमने डिस्कस किया था डिटेल में। कीज हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इन टर्म्स ऑफ रिलेशनल अलजेब्रा। क्यों? क्योंकि जो भी प्रोसेसिंग होनी है यहाँ पे रिलेशनल मॉडल में, जो भी प्रोसेसिंग होनी है वो कीज के कंसेप्ट पर ही होनी है। क्यों? क्योंकि हमने बोला है कि हमारा टेबल जो है वो यूनिक तरीके से स्टोर किया जाएगा। अब ये जो यूनिक तरीका है ये हम किस तरह से मेंटेन करेंगे? कीज की हेल्प से मेंटेन करेंगे। और कीज क्या होती है? सिंपल यूनिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल रोज। हर एक रो का एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन होगा, वो पर्टिकुलर कॉलम हमारा की कहलाई जाएगी, राइट। मैं थोड़ा सा बताऊंगी नेक्स्ट क्लास से, हम कंसेप्ट ऑफ कीज भी डिस्कस कर लेंगे, राइट। तो उसमें हम कीज, वैसे मैंने प्रीवियस ईयर पढ़ाया था प्राइमरी की क्या होता है, कैंडिडेट की क्या होता है, सुपर की क्या होता है,
एंड देन इसका पूरा तीनों का डिफरेंस किस तरीके से क्रिएट होती है ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है, राइट। वापस से कर लेंगे ताकि कीज का कंसेप्ट क्लियर रहे। ये एक टेबल फॉर्मेट में आपको दिख रहा है, रोज एंड कॉलम्स में आपको अपना डेटा दिख रहा है। दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट इज नोन एज रिलेशनल मॉडल, ठीक है। अब हम बोल सकते हैं वन डेटाबेस कैन हैव मल्टीपल टेबल्स। ऐसा कुछ नहीं है कि एक डेटाबेस में एक ही टेबल स्टोर की जाएगी, राइट। ऑब्वियसली एक डेटाबेस में एक टेबल स्टोर नहीं होगी, एक डेटाबेस में मल्टीपल टेबल स्टोर की जा सकती हैं। ईच टेबल इज एन एप्लीकेशन एंटिटी। हर एक टेबल में आपको किसी भी डिटेल को अगर स्टोर करवाना है तो आप कोई सी भी रेस्पेक्टिव डिटेल्स को स्टोर करवा सकते हैं। एप्लीकेशन की वो एक एंटिटी को रिप्रेजेंट करता है, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल एंटिटी ईआर डायग्राम्स याद कीजिए। अगर हम ईआर डायग्राम्स में एंटिटीज क्रिएट करते थे, स्टूडेंट, टीचर, एम्प्लॉय, बैंक में अकाउंटेंट, अकाउंट एंड सो ऑन, अलग अलग एंटिटीज, बेसिकली अलग अलग नाउन, राइट। तो हमने अलग अलग एंटिटीज को बोला है ईच टेबल इज एन एप्लीकेशन एंटिटी, राइट। हर एक टेबल में, क्योंकि एक डेटाबेस में मल्टीपल टेबल्स आपको मिल जाएंगी और हर एक मल्टीपल डेटाबेस में मल्टीपल टेबल्स आपकी एज एन एप्लीकेशन एंटिटी रोल प्ले करेंगे, ठीक है। फाइन, चलिए यस वैभव। मैम आपकी आवाज भी बहुत धीरे हो गई तो थोड़ा समझ में नहीं अभी आपने क्या बोला। अभी आ रही है वैभव आवाज? अभी भी बहुत धीरे धीरे आई। क्या करिए आप, प्रॉब्लम आ ही रही है शायद, पता नहीं। बेटा अब आए तो बता देना, क्योंकि अब अपन क्या कर सकते हैं ना। हेलो, आवाज आ रही है वैभव? यस मैम अब प्रॉपर आ रही है। अच्छा ठीक है, ओके। ओके ठीक है, तो ये दिस वाज अबाउट रिलेशनल डेटाबेस मॉडल, कि किस तरीके से रिलेशनल में हमने टेबल्स में स्टोर किया और उसको पूरी तरीके से रोज एंड कॉलम्स में स्टोर कर दिया। ईच रो इन द टेबल रिप्रेजेंट इंस्टेंसेस, राइट। अब इसमें क्या है, इंस्टेंसेस होते हैं, फाइन। हमको पता है इंस्टेंसेस क्या है और स्कीमा क्या है। स्कीमा तो क्या होता है, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, और इंस्टेंस क्या है, उस स्ट्रक्चर के अंदर वैल्यूज, राइट। इफ इन दिस केस वील टॉक अबाउट कि पूरा का पूरा जो आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर, ये पूरा जो टेबल हमने क्रिएट किया है, दिस विल कम अंडर अ स्कीमा ऑफ दैट पर्टिकुलर डेटाबेस। एंड इसमें जो वैल्यूज हम स्टोर कर रहे हैं, दीज वैल्यूज जो हैं, ये हमारी दीज वैल्यूज आर योर इंस्टेंसेस ऑफ योर डेटाबेस, ठीक है। पूरे के पूरे टेबल में स्कीमा के अंदर ये इंस्टेंसेस हैं, फाइन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट विल बी लिमिटेशंस, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसकी लिमिटेशंस क्या क्या हैं। लिमिटेशन सिंपल सी देख लीजिए, कोई एज सच हमारी इसमें अलग लिमिटेशंस होंगी, क्योंकि देखो प्रीवियस केस में ब्रॉड लिमिटेशन जो थी हमारे पास में, वो ब्रॉड लिमिटेशन यही थी कि वहां पे सबसे पहली चीज तो स्ट्रक्चरल इंडिपेंडेंस नहीं थी, ठीक है। अब यहाँ पे तो हमने स्ट्रक्चर की डिपेंडेंसी रिमूव कर दी है, यानी कि सिंपल सी चीज है कि कोई भी स्ट्रक्चर जो है हमारा, वो किसी दूसरे एलिमेंट पे डिपेंडेंट नहीं है, फाइन। अब दूसरे किसी भी एलिमेंट पे डिपेंड ना होने का मतलब क्या है, कि सिंपली आप कोई भी एलिमेंट को एक्सेस करा सकते हैं, लेकिन एक्सेस करा रहे हैं तो सिंपल देख लीजिए हार्डवेयर ओवरहेड्स हमारे क्रिएट होंगे। एक सेकंड में और पेन भी, चलिए एक और बार ट्राई करते हैं नेटवर्क का।
इंफॉर्मेशन आइलैंड फिनोमिनन, क्योंकि देखो अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसका सेकंड पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि आप अपना जो भी डेटा है वो टेबल्स में स्टोर कर रहे हो, राइट। अब टेबल्स में रोज एंड कॉलम्स के बेसिस पे स्टोर कर रहे हो। अब जब यहाँ पे आपने अपना डेटा स्टोर किया है, दैट सिंपली मीन्स हम यहाँ पे डेटा स्टोर करने के बाद हमारे पास बहुत सारा डेटा क्रिएट हो रहा है, राइट। अगर हम टेबल्स के ट्री लाइक स्ट्रक्चर में डेटा स्टोर करते तो हमारे पास कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि हमने लेवल्स में डेटा डिस्ट्रीब्यूट कर लिया था। यहाँ पे हम एक ही टेबल में बहुत ह्यूमंगस अमाउंट ऑफ डेटाबेस की सारी डिटेल स्टोर करने वाले हैं। तो आई कैन से दैट कि आइलैंड बहुत क्रिएट हो जाएगा, एक इंफॉर्मेशन का बहुत ज्यादा डेटा हमारे पास क्रिएट हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि किसी डेटा की तो हमको जरूरत पड़ेगी और किसी डेटा को हमको जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। उसी वजह से क्योंकि बहुत ज्यादा डेटा क्रिएट हो रहा है तो फेल टू मैनेज कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, क्योंकि इतना सारा डेटा आप डिटेल में स्टोर कर रहे हैं टेबल्स में, हर एक स्टूडेंट की डिटेलिंग स्टोर कर रहे हैं टेबल में, इन अदर रोज, इन अदर कॉलम्स। तो हम बोल सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी उसके साथ में हमको एसोसिएट होके मिलेगी, ठीक है। तो दो लिमिटेशंस हमारी ब्रॉडली तो ये हो सकती हैं। आवाज अटक अटक के आ रही है। अरे आज क्या हो गया? यस एनीवन? और किसी को भी अटक ही रही है क्या अभी? चलो, जिसके अभी थोड़ा आवाज आ रही है डिस्टरबेंस में, वो रिकॉर्डिंग्स देख लीजिएगा एक बार। रिकॉर्डिंग में प्रॉपर आया ही होगा, रिकॉर्डिंग्स में कोई डिस्टरबेंस नहीं आता है। एक बार रिकॉर्डिंग्स को कंसिडर करना। स्टिल अगर बिल्कुल ही उड़ जाए, गायब आवाज ही ना आए, तब लेट मी नो, राइट। चलिए, तो दो प्रॉब्लम्स मैंने अब हमने डिस्कस कर दी रिलेशनल की। पहली प्रॉब्लम तो हमारी सिंपल सी प्रॉब्लम कि बहुत ज्यादा डेटा जनरेट हो रहा है, इतना सारा डेटा जनरेट हो रहा है, उसको एसोसिएट करना, उसके साथ में डील करना, एक इंफॉर्मेशन आइलैंड क्रिएट हो गया है हमारे पास बेसिकली, राइट। तो उस आइलैंड के साथ डील करना, उसको मैनेज करना, इट्स क्वाइट कॉम्प्लेक्स वर्क, राइट। तो हम बोल सकते हैं फेल्ड टू मैनेज कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंफॉर्मेशन सिस्टम का ये जो बहुत कॉम्प्लेक्सिटी जनरेट हो गई है, इसको मैनेज करने में भले ही हम फेल हो सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर इतने अप्रोप्रिएट नहीं होंगे, राइट। क्योंकि देखो रिलेशनल टेबल में सब कुछ प्रॉब्लम्स जो थी स्ट्रक्चरल इंडिपेंडेंस की और ये सब तो एलिमिनेट हो गई, लेकिन अब हम अपने डेटा को बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे स्टोर करने लग गए हैं। सारे डेटा को स्टोर कर रहे हैं इन टेबल्स इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। जब सारे डेटा को हम स्टोर कर रहे हैं तो हम सिंपल बोल सकते हैं कि इतने सारे डेटा को मैनेज करना भी एक टास्क है, राइट। नेक्स्ट यू हैव इज, ये सारी लिमिटेशंस जो हमने अभी तक पढ़ी, ये सारी की सारी लिमिटेशंस हमारी फोर्थ मॉडल में कंप्लीट हो जाएंगी, विच इज सिंपली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग, राइट। लास्ट क्लास में हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग ही डिस्कस किया है, इससे जस्ट प्रीवियस टॉपिक हमारा यही था। हमने डिटेल्स में इसके की फीचर्स भी पढ़ लिए कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग में डेटा इनहेरिटेंस, डेटा हाइडिंग, डेटा एब्स्ट्रैक्शन किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस के हमने किस तरीके से अपने डेटाबेस में इंट्रोड्यूस करी और उसको मॉडल करना स्टार्ट कर दिया, सारे के सारे डेटा को कनेक्ट करना स्टार्ट कर दिया, राइट। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हमारी फोर्थ मॉडल में हमने देखी, which is object oriented modeling. This is not that much in use these days. अभी तो बहुत सारे कंपनीज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग ही प्रेफर करती हैं, लेकिन एज आई सेड रिलेशनल मॉडल बहुत हाईली इन यूज है। SQL, Oracle, these are the various languages. इसमें आप JSON और अलग अलग मोंगो, अलग अलग मोंगो डीबी, अलग अलग लैंग्वेजेस हैं आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग की, वो इतना हाईली यूज में नहीं है, बट या दैट विल बी मच मोर बेनिफिशियल। जो उसमें कॉम्प्लेक्सिटी का पॉइंट था आपके रिलेशनल में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में ये कॉम्प्लेक्सिटी का पॉइंट हमने ओवरकम कर लिया, ठीक है। यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी हो ही नहीं सकती, क्यों? क्योंकि जितना कॉम्प्लेक्स डेटा होगा हमने उसको एसोसिएट ऑब्जेक्ट के बेसिस पर करा है, ठीक है। हमने उसको जो ग्रुप किया है वो हमने एक ऑब्जेक्ट के बेसिस पर उसको ग्रुप किया है और ऑब्जेक्ट के थ्रू ही हम उसको एक्सेस करना चाहते हैं, राइट। तो कॉम्प्लेक्सिटी की बात हम करेंगे ही नहीं। यहाँ पे हम डेटा भले ही स्टोर कर रहे हैं, लेकिन उसको एक्सेस करने के लिए आई हैव दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट सो दैट आई कैन एक्सेस दैट,
I have that particular class, I can access that only particular class which I need to, राइट मैंने उसको इनहेरिटेंस के कंसेप्ट में भी इंट्रोड्यूस कर दिया, हाइडिंग के कंसेप्ट, एब्स्ट्रैक्शन के कंसेप्ट में भी इंट्रोड्यूस कर दिया। तो मैं बोल रही हूँ कि जो प्रीवियस मॉडल्स में जो भी लूप होल्स थे, स्ट्रक्चरल डिपेंडेंसी का लूप होल और यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी इंप्लीमेंटेशन का लूप होल, वो हमारे फोर्थ मॉडल में हमने सब कुछ ओवरकम कर लिया, राइट। इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग डेटा स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट्स, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग ऑब्वियसली, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग है तो जो भी डेटा हम स्टोर कर रहे हैं वो एक ऑब्जेक्ट्स में ही स्टोर किया जाएगा। The structure will be in the structure will which is called classes which display data within it। हमने ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स को एक क्लास के थ्रू एसोसिएट किया हुआ है, जिस क्लास में सारे के सारे मेंबर फंक्शंस एंड मेथड्स क्रिएट किए जाएंगे, जिन मेंबर फंक्शंस एंड मेथड्स को हम ऑब्जेक्ट के थ्रू उनके कॉल कर सकते हैं। ठीक है, आपने C++ पढ़ी हुई है, वही सारी की सारा पैटर्न जो है वो हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग इन डेटाबेस यूज किया जाता है। It defines a database as a collection of objects which stores both data member values and operations। ठीक है, just like I said, हमने लास्ट क्लास में लास्ट टॉपिक में देखा था कि हमारे क्लासेस में वेरिएबल्स भी डिक्लेयर किए जा सकते हैं एंड जो ऑपरेशंस आपको उनमें परफॉर्म करने हैं उसको भी हम एक क्लास में डिक्लेयर कर सकते हैं, ग्रुप भी कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ही हमने उसको ग्रुप किया, उस पूरे के पूरे मेंबर फंक्शंस को ग्रुप किया, हम उसको एज इन वन यूनिट एक्सेस कर सकते हैं। बेस्ट सूटेड फॉर कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स एंड फॉर मल्टीमीडिया ऑपरेशंस। ठीक है, आप मल्टीमीडिया ऑपरेशंस ले लीजिए या बहुत ही कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स ले लीजिए बिटवीन डेटा टेबल्स, अलग अलग टेबल्स में किस तरीके से डेटा इंटरकनेक्टेड है, कनेक्शंस मेंटेन किया है, कौन से स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन किस टेबल में है, उसके जो भी एसोसिएटेड टीचर है उसकी इंफॉर्मेशन किस टेबल में है। तो ये जो सारी कॉम्प्लेक्सिटी है ये हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग में बड़ी आसानी से मॉडल कर सकते हैं, सिचुएटेड एक्सेस कर सकते हैं बेसिकली। ठीक है, तो इसका बेसिक सा एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि मान लीजिए अगर ये तो हमारा हो गया रिलेशनल डेटा मॉडल जिसमें हमने रिलेशंस के बेसिस पर अलग अलग टेबल्स को एसोसिएट किया है, और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग जिससे हमने एक ऑब्जेक्ट, एक कस्टमर का क्लास क्रिएट करी और उस क्लास में हमने अलग अलग अकाउंट नंबर्स की डिटेलिंग इंसर्ट कर ली। अब जब भी आपको किसी की सिटी का पता लगाना हो या उसके पर्टिकुलर अकाउंट नंबर का पता लगाना हो तो आपको अलग अलग टेबल्स को एक्सेस करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के थ्रू क्लास के किसी भी मेंबर फंक्शंस को आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, लेट सपोज मुझे इस क्लास का डिस्प्ले फंक्शन कॉल कराना है तो मैं उस ऑब्जेक्ट का डिस्प्ले फंक्शन कॉल करूंगी और अपने जो भी मेरे को आउटपुट चाहिए उसको एक्सेस कर लूंगी। राइट, मुझे अलग अलग, अनलाइक दिस पर्टिकुलर मॉडल देखिए रिलेशनल में अलग अलग टेबल्स बनाना, उसमें फॉरेन की का कंसेप्ट, प्राइमरी की का कंसेप्ट लगाना इज नॉट रिक्वायर्ड एनी मोर। राइट, वी हैव ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग जिसमें हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, उस ऑब्जेक्ट के थ्रू उस रिस्पेक्टिव क्लास के अलग किसी भी मॉडल्स को हम कॉल कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, इसमें किसी को कोई किस तरीके से प्रोसेसिंग की जाती है, आपका यूजर किस तरीके से वर्क करता है, किस तरीके से बिहेव करता है, आपके इंटरनल पॉइंट्स जो हैं, इंटरनल जैसे सबसे बॉटम पे किस तरीके से डेटा स्टोर किया जाएगा, कैसे डेटा स्टोर किया जाएगा, फिर कौन कौन से रिलेशनशिप्स की हेल्प से आपका डेटा स्टोर किया जाएगा, फिर कैसे यूजर्स उसको एक्सेस करेंगे, ये पूरा का पूरा जो आर्किटेक्चर है ये होगा हमारा 3 लेवल आर्किटेक्चर स्कीमा, कि किस तरीके से यूजर्स डेटाबेस की वैल्यूज के साथ में इंटरैक्ट करने वाले हैं। राइट, अब यूजर्स डेटाबेस की वैल्यूज के साथ में इंटरैक्ट तो करेंगे ही करेंगे, जब तक डेटाबेस का डेटा एक्सेस नहीं कर पाएंगे यूजर, इट इज ऑफ नो यूज। राइट, अब हमको देखना है कि किस तरीके से डेटाबेस और यूजर इंटरैक्ट करते हैं और किस तरीके से आपका डेटा स्टोर किया जाता है इन डिफरेंट लेवल्स। राइट, तो वील स्टार्ट विद 3 लेवल आर्किटेक्चर स्कीमा। पहले अपन इसका डायग्राम समझ लेंगे एंड देन we'll come in on to its theoretical aspect कि क्या कौन से स्कीमा किस तरीके से वर्क किए जाते हैं। तो सबसे पहले you have a database, right? सबसे बॉटम में what you have is you have a database जिसमें आपका सारा का सारा डेटा स्टोर्ड होगा।
यस, ठीक है, जिसमें आपका सारा का सारा डेटा स्टोर होगा। तो ये है हमारे पास एक डेटाबेस जिसमें हमने पूरा डेटा जो भी हमको स्टोर कराना है वो हमने स्टोर कर रखा है, राइट। अब ये जो डेटाबेस है हमारे पास में, इसके ऊपर हमको सबसे फर्स्ट लेवल में होता है फिजिकल स्कीमा, ठीक है। क्या है हमारे पास में? फिजिकल स्कीमा। अब ये फिजिकल स्कीमा क्या है? इसके बाद आता है कंसेप्चुअल स्कीमा एंड थर्ड आता है हमारे पास एक्सटर्नल और लेआउट यूजर एंड यूजर स्कीमा या एंड यूजर व्यू भी बोल सकते हो, ठीक है। अब देखो अलग अलग नाम है यहाँ पे। फिजिकल स्कीमा की जगह आप फिजिकल लेयर भी बोल सकते हैं इसको, इंटरनल व्यू या स्टोरेज व्यू भी बोल सकते हैं। इसके बाद आता है कंसेप्चुअल लेयर, उसको हम ग्लोबल और कम्युनिटी यूजर व्यू भी बोल सकते हैं। इसके बाद आता है इंडिविजुअल यूजर व्यू या फिर एक्सटर्नल लेआउट व्यू, एंड यूजर्स व्यू या फिर एक्सटर्नल स्कीमा भी बोल सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट नेम्स है। अगर क्वेश्चन आता है एकेडमिक्स में किसी भी तरीके का, कंसेप्चुअल स्कीमा क्या होता है, कंसेप्चुअल लेयर क्या होता है, एक्सप्लेन अबाउट ग्लोबल और कम्युनिटी यूजर व्यू, तो यू शुड नो कि इट इज व्हाट, राइट। ये किस तरीके, कुछ भी नहीं है, कंसेप्चुअल स्कीमा की बात कर, ठीक है। तो देखो डिस्कस कर लेते हैं। पहला है आपके पास डेटाबेस, जहां से डेटा हमको स्टोर करना है, एंड टॉप लेवल पर आपको ये अलग अलग यूजर्स मिल जाएंगे, जो सारे के सारे यूजर रिस्पॉन्सिबल होंगे आपके डेटा को एक्सेस करने के लिए, राइट। दिस इज व्यू 1, यूजर 1, दिस इज यूजर 2 एंड दिस इज यूजर 3, राइट। अब हमने बोला है कि हमारे डेटाबेस में से एट पर्टिकुलर टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स जो है वो अपना डेटा एक्सेस कर सकते हैं। जरूरी नहीं है हम एक ही यूजर को अपना डेटा एक्सेस करने की लिबर्टी दें, फाइन। यानी कि अलग अलग लोकेशंस पे अलग अलग तरीके से डेटा एक्सेस किया जा सकता है। तो सबसे पहले है हमारे पास फिजिकल स्कीमा। अब नाउ व्हाट इज फिजिकल स्कीमा? देखिए फिजिकल यानी कि आउटलुक, है ना, कि मेरा जो डेटा है वो किस तरीके से लगने वाला है, किस तरीके से स्टोर होगा, राइट। तो यहाँ पे हम स्टोर करेंगे व्हाट टाइप ऑफ डेटा इज स्टोर्ड, ठीक है। फिजिकल स्कीमा यू यहाँ पे देखिए, इट हैव स्टोरेज डिटेल्स ऑफ how data is to be stored in database, file format and record format, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, फिजिकल स्कीमा क्या बताता है, रिप्रेजेंट करता है हमारे पास सिंपली कि कौन सा डेटा हम अपने डेटाबेसेस के अंदर स्टोर करना चाहते हैं, ठीक है। लेट सपोज मुझे यहाँ पे कोई भी मीडिया कंटेंट चाहिए, ऑडियो कंटेंट चाहिए, राइट। मैं इसको कहाँ पे स्टोर करना चाहती हूँ, मैं अपने इसके लोकल स्टोरेज में स्टोर करना चाहती हूँ या मैं इसके हार्ड डिस्क में इसको स्टोर करना चाहती हूँ। तो जो भी स्टोरेज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है ना, इन शॉर्ट अगर इसको सम अप करना चाहो तुम, तो जो भी स्टोरेज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है, दैट होल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग स्टोरेज डिवाइसेस will becomes comes under फिजिकल स्कीमा, ठीक है। कि किस तरीके से कौन सी लोकेशन पे अपना डेटा स्टोर होने वाला है, किस तरीके से आपका लोकेशन होगा, लाइक एक्सटर्नल मीडिया होगा या इंटरनल मीडिया होगा, आपके फॉर्मेट क्या होने वाले हैं, फाइल फॉर्मेट क्या होने वाले हैं, एक्सटेंशंस क्या होने वाले हैं। तो व्हाट टाइप ऑफ डेटा, किस तरीके से आपका डेटा स्टोर किया जाएगा, स्टोरेज से जो भी रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन है, that will comes under first layer known as physical schema, ठीक है। that is your physical schema, फाइन। इसके बाद आता है कंसेप्चुअल स्कीमा। देखो फिजिकल का तो मतलब ही यही था, फिजिकल यानी कि स्टोर करने की चीज, फिजिकल विच वी कैन टच, राइट। तो यानी कि वही चीज कि फिजिकल का तो मतलब यही था कि हमको कुछ कोई भी कंटेंट स्टोर करवाने की चीज है तो हमको उसका पता होना चाहिए। तो हमने फर्स्ट लेयर में उसको बोला, देखो यहाँ पे इसका नाम भी है इंटरनल व्यू या फिर स्टोरेज व्यू, सिंपली कि जो भी डेटा स्टोर किया जा सकता है उसका इंटरनल व्यू या फिर उसको कहाँ पे किस तरीके से स्टोर कर रहे हैं, स्टोरेज व्यू हमको पता चलेगा इन फिजिकल स्कीमा, राइट। नेक्स्ट विल कम्स अंडर कंसेप्चुअल स्कीमा। अब देखो यहाँ पे वर्ड आ रहा है कंसेप्ट, राइट। यहाँ पे यू कैन सी द वर्ड कंसेप्ट। अब कंसेप्ट क्या है, सिंपली रिलेशनशिप, है ना। कंसेप्ट यहाँ पे तो ऑब्वियसली हमारे डेटाबेसेस में तो होगा ही नहीं, डेटाबेस की बात कर रहे हैं तो कंसेप्ट का मतलब क्या हुआ, रिलेशनशिप। अब मैंने अगर बोला है मेरे डेटाबेस में एक टेबल तो क्रिएटेड है यूजर 1 की, एक टेबल क्रिएटेड है यूजर 2 की, उस यूजर 1 के टेबल में भी अलग अलग कंटेंट मैंने स्टोर करे हैं, अलग अलग इंफॉर्मेशन मैंने स्टोर करी है, नेम, फोन नंबर एंड ऑल ऑफ दैट, राइट। अब हमको किस तरीके से इन टेबल्स को कनेक्ट करना है,
किस तरीके से मुझे इन टेबल्स को रिलेट करना है, इनको रिलेशनशिप्स प्रोवाइड करनी है, क्योंकि एक डेटाबेस के अंदर जो भी कंटेंट होगा, जो भी डेटा स्टोर होगा, वो हम किसी ना किसी रिलेशनशिप में इस्टेब्लिश करेंगे, राइट। तो हम बोल रहे हैं कि कंसेप्चुअल स्कीमा में क्या होता है, बेसिकली रिलेशनशिप ऑफ द डेटाबेसेस, कि किस तरीके से आपका डेटाबेस स्टोर किया गया है। It only hides physical details and stores what data exists in databases. ठीक है, कौन सा डेटा आपके डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है और किस तरीके से उसकी रिलेशनशिप डेटाबेस की मेंटेन करी गई है। तो कंसेप्चुअल स्कीमा में कंसेप्ट यानी कि उसका रिलेशनशिप और किस तरीके से कौन सा डेटा हमने स्टोर करा है हमारे डेटाबेस में। तो स्टोरेज से रिगार्डिंग जो भी डिटेल होगी वो तो फिजिकल स्कीमा के पास होगी, और किस तरीके से कौन सा डेटा है और किस तरीके से डेटा स्टोर किया गया है, व्हाट एंड हाउ, ठीक है, सॉरी व्हाट एंड व्हाई, डेटा तो क्वेश्चंस हम कंसेप्चुअल में इंक्लूड करते हैं, एंड हाउ योर डेटा इज स्टोर्ड इज दिस क्वेश्चन इंक्लूड्स इन फिजिकल स्कीमा। ठीक है, सिंपली कंसेप्चुअल में हम सेव करके रखेंगे कि क्या डेटा है और किस तरीके से डेटा सेव्ड है, एंड फिजिकल में हम स्टोर करके रखेंगे कि कैसे सेव्ड है, कहाँ पे, कौन सी लोकेशन पे, क्या उसकी स्टोरेज की रिगार्डिंग कॉन्फ़िगरेशंस हैं, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन फर्स्ट लेवल फिजिकल में, एंड अबव दैट इज कंसेप्चुअल स्कीमा, राइट। इसके बाद आता है फाइनल हमारे पास एक्सटर्नल व्यू या एक्सटर्नल इंडिविजुअल व्यू, कुछ भी बोल सकते हो, एक्सटर्नल लेआउट व्यू, जो इनेबल करता है कि अलग अलग यूजर्स को किस तरीके से कंसेप्चुअल के साथ में कम्युनिकेट करवाना है। ठीक है, अलग अलग यूजर्स होंगे, यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3, वो कंसेप्चुअल स्कीमा के साथ किस तरीके से कम्युनिकेट करेंगे या फिर फिजिकल स्कीमा के साथ किस तरीके से कम्युनिकेट करेंगे, राइट। ठीक है, अब देखो व्यू 1, व्यू 2, व्यू 3 अलग अलग यूजर्स हैं, अलग अलग तरीके से कंसेप्चुअल और फिजिकल के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, फाइन। तो इसके लिए हमने अलग अलग यूजर्स को रिप्रेजेंट किया है। ये लेयर एक ही है, लेयर सबके लिए अलग नहीं होगी, लेयर विल बी कॉमन फॉर ऑल, लेकिन अलग अलग यूजर्स इस लेयर के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं एट डिफरेंट एंड्स, राइट। तो हम बोल सकते हैं कि हर एक व्यू, जैसे मैंने आपको बताया था ट्रांसपेरेंसी का कंसेप्ट, लोकेशन ट्रांसपेरेंसी का कंसेप्ट, राइट। किसी भी यूजर को ऐसा नहीं लगेगा कि हम सब यूजर को ऐसा ही लगेगा कि हम इकलौते यूजर हैं जो अपने डेटा के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं। किसी भी यूजर को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि दूसरे भी यूजर्स इंक्लूडेड हैं जो आपके डेटाबेस के साथ एट द सेम टाइम एक्सेस कर रहे होंगे, राइट। तो ट्रांसपेरेंसी के कंसेप्ट को मेंटेन करते हुए हम बोल रहे हैं कि एक्सटर्नल यूजर व्यू में हर एक एंड यूजर अलग अलग साइट पे रिप्रेजेंट करेंगे। ये तीनों यूजर्स, मल्टीपल यूजर्स आपके कॉमन लेयर्स के साथ कम्युनिकेट करेंगे। एक होती है कंसेप्चुअल स्कीमा, इसमें हम स्टोर करके रखते हैं क्या डेटा स्टोर कर रहे हैं और किस तरीके से रिलेशनशिप है उनकी, कैसे वो डेटा आपस में रिलेट करते हैं, किस तरीके से प्राइमरी की फॉरेन की कौन सी कीज हैं, किस तरीके से कम्युनिकेट किया जाएगा डेटा एंड ऑल ऑफ दैट। एंड उसके नीचे है आपका फिजिकल स्कीमा, जिसमें स्टोर करके रखेंगे कि आपकी स्टोरेज प्लेसेस क्या होने वाली है, ठीक है, स्टोरेज लोकेशंस क्या होने वाली है, दैट विल कम्स अंडर फिजिकल स्कीम, गॉट इट। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट आवर 3 टायर आर्किटेक्चर। इसके बारे में अपन अगर पढ़ लें, यूजर इंटरफेस ऑफ डेटा सेट, इट इज बेसिकली सबसेट ऑफ कंसेप्चुअल स्कीमा। सबसेट हमने इसलिए बोला क्योंकि कंसेप्चुअल स्कीमा के साथ में ही उसको इंटरैक्ट करवाना है। कंसेप्चुअल स्कीमा क्या होता है, फिजिकल डिटेल्स हाइड करता है स्टोरेज से रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन, it stores what data exists in database, and physical schema is storage of how data to be stored in databases, right? Yes, इसमें किसी को कोई डाउट है तो